हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं भू धारण पद्धतियों के टॉपिक को। दो क्लास में दोस्तों ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। एक क्लास आपकी आज रहेगी, साथ ही साथ बाकी का जो पार्ट रहेगा अगली क्लास में हम लोग पूरा इसका कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की डेली अब 8 बजे दोस्तों, शाम को 8 बजे आपकी लाइव क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है कि उस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों सुबह 10 बजे डेली उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की हम लोग लाइव क्लास कंप्लीट करेंगे। कल से डेली आप सभी लोग ज़रूर क्लास वो अटेंड करेंगे, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग शाम को 8 बजे ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी क्लास अटेंड करेंगे, जिसमें टॉप 30 दोस्तों MCQs हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट ज़रूर कर लें, ठीक है। ऑल पे सेट ज़रूर कर लें नोटिफिकेशंस को, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के पास टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे सेट ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने टॉपिक को। चलिए पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भू धारण की 3 पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ? पहली पद्धति हमारी जमींदारी पद्धति थी, दूसरी थी दोस्तों महालवाड़ी, तथा तीसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर पद्धति। पिछले हम लोगों ने पिछली एक वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज इसको पूरा विस्तृत रूप से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इन टॉपिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं जमींदारी प्रथा को। क्या थी जमींदारी प्रथा? तो दोस्तों जमींदारी प्रथा का आरंभ किया था सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो क्या बताएंगे आप लोग? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों जमींदारी प्रथा का प्रारंभ। साथ ही साथ दोस्तों जमींदारी प्रथा का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में सन 1793 में किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया था तो क्या बताएंगे? बंगाल राज्य में किया गया था और 1793 में इसको प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों जमींदारी के अंतर्गत जमींदार कृषकों को कृषि करने के लिए लगान पर ज़मीन देते हैं, यानी कि किसान ज़मीन पे खेती करेगा और उस खेती के बदले ज़मींदार को क्या देगा? किसान लगान देगा, ठीक है। क्लियर है ना? क्या देगा? किसान लगान देगा। चलिए आगे देखें दोस्तों। तो जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में थी, यानी ये इस पॉइंट में पूछा गया है कि जमींदारी प्रथा या बंदोबस्त था जो कितने आपके रूपों में थी? तो 2 रूपों में थी दोस्तों, ठीक है। उत्तर क्या होगा? 2 रूपों में थी। एक थी स्थायी बंदोबस्त और एक थी अस्थायी बंदोबस्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में था तो क्या बताएंगे? 2 रूपों में था। एक था स्थायी बंदोबस्त, एक था अस्थायी बंदोबस्त। क्लियर है ना इतना? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान हमेशा के लिए नियत कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एक लगान नियत कर दिया जाता है कि इतनी ही आपको लगान चुकाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष की अवधि तक के लिए लगान निश्चित किया जाता है। हमारा जो स्थायी बंदोबस्त रहता है इसमें तो हमेशा के लिए लगान को निश्चित कर दिया जाता है, लेकिन जो अस्थायी बंदोबस्त रहता है दोस्तों उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्षों की अवधि तक की लगान निश्चित कर दी जाती है। यानी कि 20 से 40 वर्ष तक आपको निश्चित लगान देना पड़ेगा, उसके बाद लगान में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है ना इतना? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था की कि क्या थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। महालवाड़ी व्यवस्था अगर आपसे पूछी जाए कि किसके समय में लागू की गई थी तो क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लागू की गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। हमारी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक के समय में
कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों आगरा और अवध में। कहाँ बताएंगे आप लोग? आगरा और अवध में दोस्तों ये लागू की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था को आगरा और अवध में लागू करने के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लागू किया गया था। तो सबसे पहले तो आगरा और अवध में लागू किया गया था इसको, और इसके पश्चात मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लागू किया गया था इसको। क्लियर है ना बिल्कुल? चलिए आगे देखें दोस्तों अब। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार होता है? ठीक है, किसका अधिकार होता है दोस्तों? तो ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है भूमि पर। अगर आपसे पूछा जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार होता है, तो क्या बताएंगे? ग्राम समुदाय का होता है दोस्तों संयुक्त स्वामित्व इस पर। ठीक है, जो पूरे ग्राम की भूमि रहती है तो ग्राम समुदाय का उस पर आधिपत्य या फिर अधिकार होता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सभी भूधारियों से लगान वसूलकर निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में कौन जमा करता है? तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों गांव का मुखिया, ठीक है, सभी भूधारियों से लगान, यानी कि भूधारी मतलब जो भी लोग भूमि लिए हैं, ठीक है, कृषि करने के लिए, तो सभी भूधारियों से लगान वसूल कौन करता है? गांव का मुखिया करता है, और लगान वसूली करने के बाद राजकोष में जमा कर देता है। ठीक है, अगली व्यवस्था है दोस्तों हमारी तीसरी व्यवस्था, रैयतवाड़ी प्रथा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी प्रथा या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों इसे कहा जाता है। इसको पूरा देखते हैं हम लोग कि क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था दोस्तों मद्रास में। ठीक है, 1972 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था सबसे पहले पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्लियर है ना बिल्कुल? चलिए आगे देखते हैं इसको। तो अगला है दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? कहाँ कहाँ प्रचलित थी रैयतवाड़ी प्रथा? तो दोस्तों बम्बई में, बरार में और मध्य भारत में प्रचलित थी अपनी रैयतवाड़ी प्रथा। क्लियर है ना? कहाँ कहाँ? बम्बई में, बरार में और मध्य भारत में। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता है? तो काश्तकार होता है दोस्तों भूमि का मालिक। काश्तकार को हम लोग आगे पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है काश्तकार। ठीक है, तो अपना एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था दोस्तों, ये कवर हो गया। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता है? काश्तकार। आप उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत राज्य को भू राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी भूधारियों पर सीधे और व्यक्तिगत रूप में होती थी। किस रूप में होती थी? सीधी या फिर व्यक्तिगत रूप में होती थी। या तो आप सीधा जमा कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप में जमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग भूमि सुधार कार्यक्रम को। क्या था दोस्तों पूरा भूमि सुधार कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भूमि सुधार से तात्पर्य ऐसे संस्थागत परिवर्तनों से है जिसमें भूमिगत संसाधनों का वितरण किसानों के पक्ष में होता है। ठीक है, भूमि संसाधनों का वितरण किस में होता है? किसानों के पक्ष में होता है दोस्तों। भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य था दोस्तों उत्पादन के सामाजिक संबंधों को ऐसा स्वरूप प्रदान करना है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता अधिकतम रखी जा सके। साथ ही साथ दोस्तों भारत में दोस्तों भूमि सुधार कार्यक्रम की प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। अब देखेंगे कि भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग कौन कौन से थे। तो दोस्तों मध्यस्थों की समाप्ति पहला भूमि सुधार कार्यक्रम था। ठीक है, क्या था? मध्यस्थों की समाप्ति था पहला भूमि सुधार कार्यक्रम। साथ ही साथ दोस्तों काश्तकारी की जो काश्तकारी सुधार है ना, ये भी। साथ ही साथ दोस्तों प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वैशी भूमि तथा ग्राम समाज की वैशी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना। ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं है उन सभी को वितरित करना। अभी जो वर्तमान में जो चकबंदी में पट्टे होते हैं ना, पट्टे कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? पट्टे। तो ऐसे व्यक्तियों को किसान द्वारा जो प्रधान होता है और जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भूमि प्रदान की जाती है जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं होती है और जिनका गुजारा मुश्किल से चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं ना जिसमें गांव के ऐसे लोगों को योजना का लाभ मिलता है,
उसी अनुसार जो पट्टे किए जाते हैं भूमि के, तो ऐसे ही लोगों को पट्टे किए जाते हैं जिनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, विधवा महिलाओं हों या फिर जो, ठीक है, शादी साथ। चलिए आगे देखते हैं। जोतों की चकबंदी करना। दोस्तों मैंने बताया ना चकबंदी, चकबंदी क्या होता है? चकबंदी होता है कि जैसे आपकी ये एक एरिया है दोस्तों पूरा, ठीक है, और आपकी यहाँ पे भूमि है और यहाँ पे भी भूमि है, तो आपको, और अगर आपको कोई कृषि कार्य करना पड़ेगा तो आपको 2 स्थानों पर कृषि कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई फसल लगी है, यहाँ पे ही कोई फसल लगी है, तो 2 लोग चाहिए पड़ेंगे दोस्तों फसल की रखवाली के लिए। तो दोस्तों चकबंदी व्यवस्था में क्या किया गया था कि आपकी इस भूमि को भी इस यहाँ पे आपकी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भूमि आपकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अब आपकी पूरी भूमि कहाँ है? यहाँ पे है आपकी पूरी भूमि, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे आपकी पूरी भूमि है। अब आपको अगर कोई कृषि कार्य करना पड़ेगा तो आप यहाँ आसानी से कर लेंगे। अगर आपको सिंचाई वगैरह करना है तो जैसे यहाँ से नहर जा रही है तो आप एक ही किसी साधन का उपयोग करके पूरी भूमि पर सिंचाई कर लेंगे, या फिर अगर आपकी यहाँ पे कोई बोरवेल होगा तो वहाँ से पूरी भूमि को सिंचाई कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपका चकबंदी योजना प्रारंभ की गई थी, इसीलिए चकबंदी की जाती है ताकि किसानों को थोड़ा कृषि कार्य में आसानी हो सके। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों मध्यस्थों की समाप्ति। इस पॉइंट को पूरा अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ एक इलाकों को छोड़कर बिचौलियों काश्तकारी प्रथा समाप्त कर दी गई है, यानी कि लगभग सारे क्षेत्रों से, लगभग, ठीक है। यहाँ कुछ एक इलाकों इसीलिए लिखा है कि हम लोग मान सकते हैं कि 99.99% क्षेत्रों में बिचौलिया व्यवस्था और काश्तकारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों स्वतंत्रता के समय देश का 57% क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अधीन था, यानी कि 57% भूमि ऐसी थी जो किसके पास थी? जमींदारों के पास थी, ठीक है। आगे देखें दोस्तों तो पहली योजना के अंत में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर बिचौलियों का पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों सरकार का एक और महत्वपूर्ण कार्य बेनामी भूमि का पता लगा के उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया, यानी बेनामी भूमि मतलब जिसका कोई मालिक का अता पता नहीं है कि इस भूमि का मालिक कौन है, ठीक है। तो ऐसी भूमियों को दोस्तों, ऐसी भूमियों का पता लगा के उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया। भूमिहीन किसान मतलब जिन किसानों के पास कृषि कार्य करने के लिए बिल्कुल भी भूमि उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो उन्मूलन से संबंधित कार्यों को पूरी तरह लागू करने में बहुत लंबा समय लगा। साथ ही साथ 1967 से 23.8 लाख एकड़, बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि थी ये दोस्तों, 23.8 लाख एकड़ बेनामी भूमि भूमिहीन किसानों में बांटी गई, यानी इतनी भूमि को दोस्तों किसानों में बांटा गया था। इतनी भूमि में दोस्तों किसी का नाम नहीं था कि ये हमारी भूमि थी, तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को बांट दी थी जिनके पास कृषि कार्य करने के लिए बिल्कुल भी भूमि उपस्थित नहीं है, या फिर जो गरीब लोग वगैरह हैं, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग काश्तकारी सुधार क्या था। तो दोस्तों काश्तकारी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है इसको सबसे पहले देखेंगे। तो काश्तकारी व्यवस्था का अर्थ होता है दोस्तों कृषि संबंधों की उस प्रणाली से जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती नहीं करता बल्कि ज़मीन काश्तकारों को पट्टे पर देता है। यानी कि आपकी भूमि है, आपने काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत पट्टे से भूमि दे दी, तो जितना भी उसमें उत्पादन होगा वो आप लोग बराबर हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। साथ ही साथ जो खर्च होगा, ठीक है, वो भी आप बराबरी से बिल्कुल डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में थी? तो दोस्तों ज़मींदारी या फिर रैयतवाड़ी क्षेत्रों में थी बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था। क्या बताएंगे आप? ज़मींदारी या रैयतवाड़ी क्षेत्रों में थी बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए आगे देखें दोस्तों। तो सामान्यतः पट्टेदार किसानों के 3 वर्ग थे। कितने वर्ग थे पट्टेदार किसानों के? 3 वर्ग थे। एक थे स्थायी काश्तकार, एक थे इच्छाहीन काश्तकार और एक थे उपकाश्तकार, ठीक है। कितने थे? एक थे स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार और उपकाश्तकार। दोस्तों स्थायी काश्तकार के पट्टेदारी हक स्थायी थे, परंतु ऐच्छिक काश्तकारों और उपकाश्तकारों की स्थिति दयनीय थी।
चलिए आगे देखते हैं अब। नेशनल सैंपल सर्वे ने दोस्तों 1953-54 में ऐच्छिक काश्तकारी व उपकाश्तकारी के अनुमान प्रस्तुत किए थे। किसने किए थे? नेशनल सैंपल सर्वे ने। इन अनुमानों के अनुसार दोस्तों संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूमि पट्टे पर दी गई थी? तो जब ये आंकड़े आए थे दोस्तों 1953-54 में, उस समय भारत की 25% भूमि पट्टे पर दी गई थी। क्या बताएंगे आप? 25% भूमि दी गई थी दोस्तों पट्टे पर। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता से पूर्व कितना लगान लिया जाता था? तो 34 से 75% लगान लिया जाता था। यानी अगर आप किसी भूमि पर कृषि करते हैं और 100 रुपये भी अगर कमाते हैं तो 100 रुपये में से 34 से 75 रुपये आपको राजस्व के रूप में देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। यानी कि जो अंग्रेज़ शासन था ना, इतना भाग वो लोग अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो 34 से 75 आपके पास सिर्फ 25% भाग बचता था, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम और द्वितीय योजना में लगान के लिए क्या सिफारिशें की गई थी? तो दोस्तों लगान सकल उपज का 1/4 अथवा 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी तो ये लोग 34 से 75% ले रहे थे, लेकिन प्रथम और द्वितीय योजना में ये प्लान बनाया गया था, सिफारिशें की गई थी कि लगान या तो 25% हो या फिर 20% हो। ठीक है, इनसे अधिक लगान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो भूमि सुधार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण दोस्तों काश्तकारों के लिए स्वामित्व अधिकार की व्यवस्था करना है। क्या है? भूमि सुधार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों काश्तकारों के लिए स्वामित्व अधिकार की व्यवस्था करना। क्लियर है ना इतना? चलिए आगे देखें। प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वैसी भूमि तथा ग्राम समाज की वैसी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना। ठीक है, इसको पूरा देखते हैं दोस्तों क्या थी ये। तो दोस्तों 50 व 60 के दशकों में अधिकांश राज्यों में भूमि हदबंदी कानून बनाए गए थे। ठीक है, जिन्हें 1972 में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधन किया गया था। विभिन्न परिसीमन कानूनों के अंतर्गत दोस्तों सितंबर 2001 तक देश में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी? तो 73.66 लाख एकड़ भूमि दोस्तों अतिरिक्त घोषित की गई थी 2001 के अनुसार। ठीक है, विभिन्न परिसीमन कानूनों के अंतर्गत 2001 तक देश में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी? तो 73.66 लाख एकड़ भूमि। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए इसको देखें दोस्तों। तो 73.66 लाख एकड़ भूमि में से 64.95 लाख एकड़ भूमि को दोस्तों अधिग्रहित किया गया, जिनमें से अनुसूचित जाति से संबंधित 36% लोग थे व 15% अनुसूचित जनजाति से संबंधित इसमें थे। तो अगर इतनी भूमि बची थी दोस्तों, उनमें से इतनी भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया, जिनमें से 36% थे लोग दोस्तों अनुसूचित जाति के, साथ ही साथ 15% लोग थे अनुसूचित जनजाति के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों और लास्ट पॉइंट है आज का अपना। विभिन्न राज्यों के कानूनों में एक रूपता लाने के लिए दोस्तों जुलाई 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। ठीक है, विभिन्न राज्यों के जो कानून होते हैं ना, उनमें एक रूपता लाने के लिए जुलाई 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे दोस्तों? तो इन निर्णयों को अपन लोग देखेंगे। पहला निर्णय था दोस्तों जोतों की उच्चतम सीमा को असिंचित क्षेत्रों में 54 एकड़ तथा सिंचित क्षेत्रों में 18 एकड़ तक सीमित कर दिया जाए। यानी कि जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें अधिकतम जोत यानी कि खेती होगी एक व्यक्ति द्वारा 54 एकड़ की, ऐसा ही कुछ होगा ये। साथ ही साथ जो सिंचित क्षेत्र थे उनमें 18 एकड़ मैक्सिमम। व्यक्ति को छोड़कर दोस्तों इसमें परिवार को इकाई माना गया था। ठीक है, यानी कि परिवार हो गया। अब इसमें हम लोग परिवार भी जोड़ लेंगे कि एक परिवार के पास 54 एकड़ से अधिक भूमि वो जोत नहीं कर सकता उसकी, यानी कि उस पर उपज नहीं कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ 18 एकड़ इसमें ऐसा ही आंकड़ा होगा। साथ ही साथ दोस्तों उच्चतम सीमा कानूनों से रियायतों व छूटों को कम किया गया। ठीक है, जो उच्चतम सीमा थी ना उसके कानूनों में रियायतें और
छूटों को कम किया गया। साथ ही साथ दोस्तों बेनामी हस्तांतरणों को रोकने के दृष्टिकोण से कानून को पहले की किसी अवधि से लागू माना जाए, जिससे उस समय के बाद की सभी हस्तांतरण गैर कानूनी करार दिए जा सकेंगे। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी जुलाई 1972 में, उसमें ये सभी फैसले लिए गए थे। ये थी दोस्तों आज की हमारी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की वीडियो। इसमें दोस्तों हम लोगों ने भू धारण पद्धतियों के बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। इसका दोस्तों दूसरा भाग कल हम लोग अपनी वीडियो में कवर करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों भू धारण पद्धतियाँ आपकी ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के सब्जेक्ट में रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आज के 8 बजे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान मत भूलिएगा, 8 बजे ठीक है शाम को आपका लाइव ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी का एक टेस्ट रहेगा। अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके हैं ना, उतना उस टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना देखें कि आपने कितना पढ़ा है तो 8 बजे आ जाइएगा एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे ज़रूर। ओके दोस्तों, मिलते हैं 8 बजे की अपनी लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।